अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका के हवाले से और अमेरिका के सेंटर को रखते हुए कई खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव वेनेजुएला के ट्रिप कर रहे हैं इस वक्त, और वहाँ पे उन्होंने कई चीज़ें की हैं, जैसे कि इन्होंने वेनेजुएला के साथ कुछ एग्रीमेंट किए हैं जिसके तहत वेनेजुएला और रशिया ऑयल प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स बढ़ाएंगे, गैस फैसिलिटीज़ और हाई टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करेंगे। रशियन लैंग्वेज सेंटर विल बी क्रिएटेड इन वेनेजुएला और रशियन सेंटर फॉर कल्चर एंड साइंस भी वहाँ पे काम करेगा। वेनेजुएला के स्टूडेंट्स का जो कोटा है रशिया में एजुकेशन के लिए वो डबल कर दिया गया है, और वेनेजुएला रशिया का एक रिलायबल पार्टनर है। ये बात रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने की, और साथ में उन्होंने ये कहा कि दुनिया में अब यूनिपोलर सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है और मल्टीपोलर दुनिया बनने जा रही है, और ये इससे इंसानियत की और दुनिया की बड़ी खिदमत होगी अगर ये दुनिया मल्टीपोलर बन जाती है। और वेस्ट अगर इसमें शरीक नहीं होता तो ये वेस्ट का नुकसान होगा। दुनिया का सिस्टम अब मल्टीपोलर की तरफ जाएगा और ये प्रोसेस जो है ये रुकेगा नहीं। हिस्टोरिकल फॉर्मेशन ऑफ यूनिपोलर सिस्टम बनने जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, रशिया ने सूडान के साथ जब एक एग्रीमेंट किया और वहाँ पे अपना फौजी अड्डा बनाने का एग्रीमेंट साइन हुआ, तो अमेरिका को सूडान में सडनली डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत पेश आई, जहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, सब कुछ था। लेकिन अब चूंकि वो रशिया से एग्रीमेंट कर लिया था तो वहाँ पे सिविल वार शुरू कराई गई, वहाँ के आर्मी जनरल को उकसाया गया। अब वहाँ पे पैरामिलिट्री और मिलिट्री आपस में लड़ रहे हैं। सूडान में एक सिविल वार शुरू करवा दी है अमेरिका ने, और ये अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में होता है। हालांकि एंटनी ब्लिंकन एक तरफ रशिया के जो बागी हैं उनको फ़ोन करके कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये वो, दूसरी तरफ कहते हैं कि फ़ौरन सीज़ फायर होना चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, अमेरिका की पोलें तो खुद अमेरिकन लोग अब खोल रहे हैं। ऐसे में जॉन एफ कैनेडी के भतीजे, आपको पता है कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के वो सदर थे जिनको एक गाड़ी में वो जा रहे थे तो उनका कत्ल किया गया था, और उनके कातिल को उसी वो गोली मार दी गई थी। और ये बात बाद में पूरी दुनिया के थिंक टैंक एग्री करते हैं कि अमेरिकन CIA ने वो कत्ल किया था। और फिर उस ख़ानदान के कई और लोग, कई सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को मारा गया। अब रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे, वो इलेक्शन में, नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं, और वो बाइडेन को चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। वो कई पोलें खोली हैं उन्होंने कहा है कि मेरे अंकल जब ऑफिस में आए, सदर बने जब अमेरिका के, तो 2 महीने बाद वो अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स और जो मिलिट्री के जो इनकी सिक्योरिटी के वो थे उनसे झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के एजेंट हैं, और वो जंग कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं, और इसके लिए सदर को, प्रेसिडेंट को यूज़ किया जाता है। और CIA, ये रॉबर्ट कैनेडी बता रहे हैं कि CIA ने इसी तरह हमें एक जंग में डाला इराक में। हमने $8 ट्रिलियन इस जंग पे लगाए, और हमें इससे क्या मिला? इराक जितना अच्छा था उतना ही बुरा हो गया, जितना डेवलप्ड था इतना ही तबाह हो गया। और हमने जितने इराकी सद्दाम हुसैन ने मारे थे, हमने तो उससे कई गुना ज़्यादा मार दिए। तो हमने इस जंग से क्या हासिल किया? और आगे ये कहते हैं
अपनी प्रेसिडेंशियल बिड को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की टोटल फॉरेन पॉलिसी जो बाइडन ने तबाह कर दी है, ये एक आइडियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मेरा देश अमेरिका चुरा लिया गया है हमारे से। और इस तरह बाइडन की पॉलिसीज़ को ये सख्ती से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और यह है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट के सबसे बड़े क्रिटिक बन के सामने आए हैं। एक और चीज़ हमने हैरानकुन देखी, वो ये है कि तुर्किश इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि शॉकिंग है। उसने कहा है, नेटो का मेंबर है तुर्की, उसने कहा है कि यूरोप अमेरिका का एक दुम छल्ला है और जहाँ जहाँ अमेरिका जाता है वो उसको पीछे पीछे चलता है, चुपचाप चलता है। यूरोप का अपना कोई पॉलिसी नहीं। यूरोप अमेरिका के काफिले में एक छोटा सा हिस्सा है जो इसके पीछे पीछे चलता है। यूरोप रैशनल जजमेंट अपने तौर पे ले ही नहीं सकता, कोई फैसला कर ही नहीं सकता। और इसी तरह अब अमेरिका अपनी रेपुटेशन खोता जा रहा है। पूरी दुनिया अमेरिका से नफरत करती है। अमेरिकन पॉलिटिशियंस और मीडिया अपने भ्रम में रहते हैं, अपने बबल में रहते हैं और अपने एक दूसरे को कहते रहते हैं कि अमेरिका इज़ ग्रेटेस्ट, अमेरिका सबसे अजीम है। इनको ये भी एहसास नहीं होता कि अमेरिका बहुत जल्द नंबर 2 पे आ जाएगा और इसके बाद बहुत नीचे चला जाएगा। और अपने सारे अच्छे दोस्त तो अमेरिका ऑलरेडी खो चुका है। अमेरिका के अलाइज जो इसके पीछे पीछे चलते हैं उनको बुली किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वो चुपचाप सर झुकाए, अमेरिका की बातों को माने। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के शिप से जिसको मौका मिलता है वो छलांग मार के निकल जाता है। और वैसे भी पूरी दुनिया में अमेरिका ने जितने दुश्मन बनाए हैं, तो अब अमेरिका को और आगे क्या कहा जा सकता है। आपने देखा ही है कि अमेरिका ने जैसे इराक का बताया रॉबर्ट एफ कैनेडी ने, लीबिया का क्या हाल किया। लीबिया सऊदी अरब से ज़्यादा डेवलप्ड था 70s में। 70s में सऊदी अरब का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। लीबिया वॉज ऑलरेडी डेवलप्ड। लीबिया वॉज अ हिस्टोरिकल कंट्री। देखें, होता ये है कि ये जो कॉलोनाइजेशन हुई है ना ब्रिटिश और फ्रेंच की, तो उन्होंने कहीं वहाँ पे अपनी सहूलत के लिए कुछ डेवलपमेंट वर्क किए हैं। जैसे इंडिया में रेलवे लाए तो वो इंडियंस के लिए नहीं लाए थे, वो अपनी मूवमेंट को आसान बनाने के लिए, अपनी आर्मी की मूवमेंट को आसान बनाने के लिए। लिमिटेड गोरे थे इतने बड़े इंडिया में, तो वो आसानी से मूव करने के लिए फिर लूट मार का सामान ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों के ज़रिए ले जाना इनके अपने मकसद थे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ लाए वो। इसी तरह इटाली का कब्ज़ा था लीबिया पे, इराक और ये सब इंग्लैंड के कब्ज़े में थे। वो वहाँ पे डेवलपमेंट होती रहती थी। सऊदी अरब एक रेगिस्तान था, एक सहरा था। और सऊदी अरब में जद्दा चूँकि पोर्ट था, हाजी वहाँ पे आते थे, तो जद्दा एक थोड़ा डेवलप शहर था, थोड़ा सा। और मक्का मदीना में खाली मस्जिद जो है हरम, उसके चारों तरफ थोड़े बहुत बिल्डिंगें छोटी छोटी थी, 2-2 फ्लोर की। हम जब अर्ली 70s में गए थे तो पुराने ज़माने की, सहरा के ज़माने की छोटी छोटी बिल्डिंगें होती थी, जबकि लीबिया वगैरह ऑलरेडी डेवलप्ड थे। और फिर जब तेल का पैसा आया आज़ादी के बाद, कज़ाफ़ी ने वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट किया था। इसका इन्होंने हशर कर दिया। ये है अमेरिका की डेमोक्रेसी जो कहीं पहुँचती है। तो अब अजीज़ दोस्तों, यूक्रेन रशिया वार के हवाले से मैं बताऊं कि नेटो के लोगों ने, मेंबर्स ने ये फैसला कर लिया है कि हम यूक्रेन को मेंबर बनाएंगे नेटो का। ब्रिटिश पॉलिटिशियन नाइजल फराज ने कहा है कि हमारे लीडर्स
उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो यूरोप को इस जंग में ना घुसा दें। ये सरासर पागलपन है। और अजीज़ दोस्तों, अमेरिका यूक्रेन वार को बहुत गंदे रास्ते पे लेके जा रहा है। देखें, यूक्रेन में एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि अमेरिका का है, और अमेरिका के जो न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं आंद्रिया फर्काइल, इन्होंने CNN को 17 मार्च को बताया कि रासोटोम ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि एनर्थोडोर यूक्रेन में है, वो अमेरिकन ओरिजिन न्यूक्लियर टेक्निकल डेटा और एक्सपोर्ट कंट्रोल्ड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सारे उसमें पुर्जाजात लगे हुए हैं। और हम रशिया को वार्न करते हैं कि उस न्यूक्लियर प्लांट को टच भी नहीं करना, वो अमेरिका की प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह। तो वो यूक्रेन जो कि रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, ओरिजिनली रशिया ही का हिस्सा था, उसमें अमेरिका की 30 बायो लेबोरेटरीज, न्यूक्लियर प्लांट। आप सोचें अमेरिका वहाँ पे क्या करने जा रहा था रशिया के साथ। तो रशिया का जो रिएक्शन आया है यूक्रेन में जंग की सूरत में, वो नॉर्मल है। और देखें, न्यूज़वीक ने लिखा है कि यूक्रेन का रशिया को जंग में हराने का इतना ही चांस है जितना अगर मैक्सिको और अमेरिका की जंग हो तो मैक्सिको अमेरिका को हराने का जितना चांस रखता है, इतना ही यूक्रेन का रशिया को हराने का चांस है। अमेरिका के एक्स एम्बेसडर रियाद में, सऊदी अरब में जो थे, और पॉलिटिकल एडवाइज़र सेंट्रल कमांड, ये इन्होंने न्यूज़वीक को ये बात कही है कि यूक्रेन को रशिया को हराने का इतना ही चांस है जितना मैक्सिको अमेरिका को हरा सकता है। डेविड रेंडल और माइकल गुफलर ने कहा है कि नेगोशिएशन से भागने का ज़ेलेंस्की का जो फैसला है वो अब इतना वो हो गया है नुकसानदेह कि अब आज अगर ज़ेलेंस्की रशिया से नेगोशिएशन करता है तो वो टोटली अनफेवरेबल होगा, जो कि 7 महीने पहले अगर इसको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता। रिटायर्ड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल डेविस ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अब चाहिए कि ज़ेलेंस्की को फोर्स करे कि वो नेगोशिएशन टेबल पे पुतिन के साथ बैठे, इससे पहले कि यूक्रेन पूरा मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाए। 2 ही रास्ते हैं, 2 ही आउटकम हैं इस जंग के। या तो बैठ के कोई अच्छा सा सॉल्यूशन कर लो पुतिन के साथ, या फिर यूक्रेन की तबाही होगी, बर्बादी होगी। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन तबाह हुई थी जर्मनी की, जो कि रशिया से गैस लेके आ रही थी, जर्मनी ने बनाई थी। और उसके बारे में ये कहा गया कि पहले तो ये कहा कि रशिया ने तबाह की, लेकिन जब पोल खुली तो बोला वो दरअसल प्रो अमेरिका यूक्रेनियन ग्रुप थे, प्रो लिबर्टी यूक्रेनियन ग्रुप थे। और अब इसकी इंक्वायरी की बात आई है, यूनाइटेड नेशंस में ये बात गई कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की तबाही का कौन जिम्मेदार है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो अमेरिका और इंग्लैंड ने इसके खिलाफ वोट दिया है। इससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। अजीज़ दोस्तों, रशिया के पेट्रोल और गैस हासिल करने के लिए सर्बिया और हंगरी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन बनाने का। और सर्बिया के और हंगरी के मिनिस्टर्स आपस में बैठे हैं और इन्होंने कहा है कि पिछली सर्दियों के मुकाबले में अगली सर्दियों में हमें 60 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक गैस कम मिलेगी रशिया से, इसलिए हमारे हाल बहुत ख़राब होने वाले हैं अगली सर्दियों में। इसलिए हम ये 128 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बना रहे हैं जिसकी कीमत 100 मिलियन यूरोज़ है। और हम यूरोपियन यूनियन से इजाज़त लेके ये एक पाइपलाइन बनाएंगे जिससे सर्बिया और
हंगरी आज़रबाईजान से गैस लेंगे और आगे पेट्रोल भी लेंगे। अब आगे का मतलब रशिया है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने एक सर्वे का वो रखूँगा कि सर्वे हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। आज अगर इलेक्शन होते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के किस कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा अगले साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका के, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को 48% वोट मिले हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये पोल कराया है। रॉन डेसांटिस को 24%, निकी हेली को 5%, टिम स्कॉट को 3%, विवेक रामस्वामी 2%, अनडिसाइडेड 13%। ट्रंप की लाइकिंग इस वक्त भी बहुत है और अमेरिकन्स ट्रंप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में अगर ट्रंप को, और मसला ये है कि ट्रंप के खिलाफ उनका इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जो मोदी जी के ख़िलाफ़ है, जो भारत के ख़िलाफ़ है, इस तरह वहाँ का कॉरपोरेट सेक्टर ट्रंप को पसंद नहीं करता। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, वहाँ का जो रूलिंग ओलिगार्की है, जो कॉरपोरेट मिलिट्री कॉरपोरेट एक ग्रुप है जो अमेरिका के सारे मामलात को चलाता है, वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट।